नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो लेक्चर में हम जियोडेसी को लेकर के दो थॉरम्स बहुत फ्रिक्वेंटली एग्जाम्स वगैरह में पूछी जाती है, उसी का हम डिस्कस करेंगे। पहली जो थॉरम हमारी वो है जियोडेसी इज एन ऑटो पैरेलल कर्व। इस नाम से एक थॉरम कई बार पूछी जाती है। और एक थॉरम और पूछी जाती है, वो है कि एनी वेक्टर विच अंडरगो ए पैरेलल डिस्प्लेसमेंट अलोंग ए जियोडेसिक इज इंक्लाइंड एट ए कांस्टेंट एंगल। यानी कि पहली वाली थ्योरम में और दूसरे थ्योरम में बहुत ही स्लाइड सा डिफरेंस है। पहली वाली थ्योरम कहती है कि जियोडेसिक हमेशा पाथ जो होता है वो हमेशा क्या होता है, वो ऑटो पैरेलल पाथ होता है। यानी कि वो हमेशा क्या होगा, पैरेलल पाथ होगा किसी भी कर्व के लिए, या किसी भी कर्व का जियोडेसिक के रेस्पेक्ट में हमेशा क्या होगा, पैरेलल पाथ होगा। और सेकंड क्या कहती है कि कोई भी पाथ जो होगा वो अगर उसके पैरेलल है अगर, तो उसमें जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, उसके अंदर कांस्टेंट एंगल बनेगा। कांस्टेंट मतलब क्या होगा, किसी भी कांस्टेंट एंगल का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है, तो वो एंगल क्या बनेगा, कांस्टेंट एंगल बनेगा। ये हमारे दो थ्योरम्स है। तो हम स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट थ्योरम इज हियर, ए जियोडेसिक इज एन ऑटो पैरेलल कर्व। यानी कि जियोडेसिक कर्व एक अपने आप ही स्वतः क्या होता है, एक पैरेलल कर्व होता है। उसी का ही एक जो है वो सिंपल एक वर्जन और है, या द यूनिट टेंजेंट वेक्टर फ्रॉम ए फील्ड ऑफ पैरेलल वेक्टर अलोंग ए जियोडेसिक। यानी कि ये कहता है कि कोई भी उसका जो टेंजेंट वेक्टर होगा ना, वो क्या होगा, वो फील्ड ऑफ पैरेलल वेक्टर अलोंग ए जियोडेसिक। यानी कि उसका अगर आप टेंजेंट भी लोगे तो भी वो भी क्या होगा, उसके पैरेलल ही होगा। तो दोनों एक ही चीज है। हो सकता है कि कुछ एग्जाम्स में ऊपर वाला पूछे और कुछ एग्जाम्स में नीचे वाला पूछे। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं कि हमें दो चीज पूछी गई है। एक तो पूछी गई जियोडेसिक इक्वेशन के बारे में। सिंपल देखो, डिफरेंशियल जियोडेसिक इक्वेशन मैंने लिखी है, आप काफी फेमिलियर इस इक्वेशन से आप हैं। सेकंड उसने कहा कि यूनिट टेंजेंट वेक्टर का भी जिक्र किया, तो देखो हमने यहाँ पे यूनिट टेंजेंट वेक्टर भी लिखा है। और उस कर्व को सेटिस्फाई कराने के लिए हमने डायग्राम भी बनाया कि मान लीजिए सी कोई एक ऐसा कर्व है जो जियोडेसिक पाथ है, जरूरी नहीं जियोडेसिक स्ट्रेट लाइन हो, में भी एक कर्व, वो एक कर्व है और किसी एक पॉइंट पी से मैंने एक टेंजेंट बनाया है। और टेंजेंट के कोऑर्डिनेट क्या है आपके, एक्स आई उसके कोऑर्डिनेट है, और उसका पाथ क्या है, वो एस उसका पाथ है आपका। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास हो गई हमारे पास। अब शर्त क्या रखी गई है, पैरेललिज्म की शर्त रखी गई है। तो आपको पता है कि कोई भी टेंजेंट हो वो अगर पैरेलल है अगर किसी भी जियोडेसिक के, तो वो किसकी कंडीशन को फॉलो करेगा, इंट्रिंसिक डेरिवेटिव की कंडीशन को फॉलो करेगा। तो सिंपल उसका इंट्रिंसिक डेरिवेटिव, ठीक है, जिसे आप क्या कहते हो, कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ ए दिस यूनिट टेंजेंट वेक्टर एंड इनर प्रोडक्ट ऑफ ए डेल्टा एक्स जे। सॉरी, यहाँ पे आप डेल्टा एक्स जे कर लेना, ठीक है। डेल्टा एक्स जे इज इक्वल टू इक्वल, अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है इस पाथ के लिए, तो वो क्या होगा, आपका पैरेलल होगा। तो हम इस कंडीशन को प्रूफ नहीं करेंगे, हम लोग हमारी इस कंडीशन से इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है, कि जियोडेसिक इक्वेशन जो है उसके पैरेलल कोई टेंजेंट वेक्टर है, वो क्या होगा, वो ऑटो जियोडेसिक पैरेलल होगा कि नहीं होगा। प्रूफ किसको करना है, इस कंडीशन को प्रूफ करना है। किससे प्रूफ करना है, इससे प्रूफ करना है। तो देखो, इससे प्रूफ करने के लिए सिंपल ये इक्वेशन जो है आपके नीचे लिखी हुई है, उस इक्वेशन में क्या हुआ कि जो आपका फर्स्ट टर्म जो आपका डबल डेरिवेटिव में था, उसको एक मैंने सिंगल डेरिवेटिव में लिखा है। दिख रहा है आपको उसको, एक है ना, ये डबल डेरिवेटिव में था, मैंने क्या किया, उसको सिंगल डेरिवेटिव में लिख दिया। और अब मैं चेन रूल का यूज करूंगा, किसके लिए, ये चीज गेट करने के लिए। तो चेन रूल में मैं क्या करूंगा, मैं d बाई डेल्टा एक्स जे का मैं आपका जो है मल्टीप्लाई करूंगा इसी प्रकार, ठीक है। इसमें इसको चेन रूल से कर रहा हूं, ठीक है, डेल्टा एक्स जे अपॉन डेल्टा एस, क्लियर है। और ये डेल्टा एक्स आई अपॉन डेल्टा एस, कुछ डिफरेंस थोड़ी है ना। इसी को चेन रूल से ओपन किया है एक नए कोऑर्डिनेट के डिफरेंशिएशन फॉर्मेट में। और प्लस आपका क्या है, वही आपका क्रिस्टोफर सिंबल आपका आई और जे वाला, आई और जे और के वाला क्रिस्टोफर सिंबल, और मल्टीप्लाई विथ है टू कोऑर्डिनेट डेल्टा एक्स जे डेल्टा एक्स के विथ रिस्पेक्ट टू डेल्टा एस एंड डेल्टा एस इक्वल टू 0। क्लियर हुआ। अब देखिए कि यहां जो कंडीशन लगी हुई है, इस कंडीशन में थोड़ा चेंज करते हैं कि देखो, ये वाली जो चीज है ये दोनों में क्या हो सकती है, कॉमन आ सकती है। और अगर इसको आप अगर कैंसिल आउट कर दो तो हमारी ये प्रीवियस इक्वेशन में मिल जाएगी। तो देखो, मैं यहां पर करता हूं आपका d बाई डेल्टा एक्स जे, ठीक है, ये वाला, ये कोऑर्डिनेट डेल्टा एक्स आई अपॉन डेल्टा एस, और ये मैं आपका
जो है वो उधर कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है, आई जे एंड के और डेल्टा एक्स के अपॉन डेल्टा एस और ये डेल्टा एक्स जे अपॉन डेल्टा एस इक्वल टू 0। ये कंडीशन मैंने आपको जस्ट ड्रॉ कर दी। अब इसको गौर कीजिए, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि डेल्टा एक्स आई अपॉन डेल्टा एस का क्या किया गया है, आप बोल सकते हो कि ये इसका एक डिफरेंशिएशन है, ठीक है, और मैं इसको कर देता हूं कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन। अब देखो मैंने इस टर्म का कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन किया है, मतलब क्या हुआ, कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन हमेशा किस फॉर्मेट में ओपन होता है, हमेशा इस फॉर्मेट में ओपन होता है, क्रिस्टोबल सिंबल के फॉर्मेट में। तो ये एक बार इसके साथ डिफरेंशिएट होगा, ठीक है, और फिर क्रिस्टोबल सिंबल लगेगा, आई आपका सेम रहेगा और जे आपका कोऑर्डिनेट के साथ आपका ये अगेन टर्म आएगा। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि इस पूरी इक्वेशन को अपन ने समराइज कर दिया है इस एक इक्वेशन के अंदर। आप थोड़ा वर्कआउट करके देख लेना। और ये इसका मल्टीपल रहेगा, डेल्टा एक्स जे अपॉन डेल्टा एस इक्वल टू 0। अब देखो डेल्टा एक्स आई अपॉन डेल्टा एस जो है वो हमारा क्या है, डेल्टा एक्स आई अपॉन डेल्टा एस हमारा क्या है, टेंजेंट वेक्टर है। तो मैं यहां लिख देता हूं कि टेंजेंट वेक्टर उसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू जे इज इक्वल टू डेल्टा एक्स जे और डेल्टा एस इक्वल टू 0। ये क्या कहता है, कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ ए आपका टेंजेंट वेक्टर, जो किसके बराबर आना चाहिए था, 0 के बराबर आना चाहिए था। हमारे यहाँ पे क्या है, 0 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जियोडेसिक से कोई भी टेंजेंट वेक्टर आप निकालोगे तो वो क्या होगा, उसके हमेशा पैरेलल होगा, ऑटो पैरेलल होगा, यानी कि जियोडेसिक इज एन ऑटो पैरेलल कर्व होता है। अब देखो टी आई इज ए यूनिट टेंजेंट वेक्टर फ्रॉम ए फील्ड ऑफ पैरेलल वेक्टर अलोंग ए जियोडेसिक, और ये वेक्टर क्या अलोंग है, जियोडेसिक वो एक वेक्टर है आपका। तो ये आपकी हो गई फर्स्ट थ्योरम, आपकी जियोडेसिक इक्वेशन से आपने जो है प्रूव किया। सेकंड थ्योरम क्या है आपकी कि एनी वेक्टर, कोई भी एक वेक्टर है विच से अंडरगो ए पैरेलल डिस्प्लेसमेंट, अगर वो कोई भी पैरेलली डिस्प्लेस हो रहा है, अगर वो किसी कर्व के अलोंग ए जियोडेसिक, और वो किस कर्व के, जियोडेसिक के अलोंग, मान लीजिए ये कोई भी कर्व सी है आपका, इसको आप मान लीजिए जियोडेसिक कर्व है, इसके पैरेलल कोई एक वेक्टर ए है, वो क्या हो रहा है, उसके पैरेलली डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है, इज इंक्लाइंड एट ए कांस्टेंट एंगल टू द कर्व। और वो कह रहा है कि अगर ये इसके पैरेलल कोई भी कर्व अगर चलेगा तो वो इंक्लाइन मतलब झुका होना, ठीक है, वो झुका होगा तो किसी कांस्टेंट एंगल से झुका होगा। मतलब क्या हो, यहाँ तो देखो स्ट्रेट लाइन है, मान लीजिए कि यू मुड़ गई है, ठीक है, जियोडेसिक, तो इसके समानांतर जो कर्व होगा वो क्या होगा, वो भी उतना ही घूमेगा जितना जियोडेसिक घूमी है। तो वो क्या कहना चाहता है कि एंगल जो होगा वो हर बार क्या रहेगा, कांस्टेंट। और मैं सिंपल भाषा में बात कहूं, कोई भी दो पैरेलल लाइंस होती हैं या दो पैरेलल कर्व होते हैं, उनमें एंगल हमेशा क्या होता है, या तो 0 होता है या हमेशा कांस्टेंट एंगल होता है। तो ये चीज अपने को प्रूव करनी है कि भैया कोई भी जो दो कर्व है ना, वो अगर मोमेंट कर रहे हैं और वो पैरेलल है, तो उनके जो एंगल है ना, वो या तो 0 होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेट अज्यूम दैट ए वेक्टर ऑफ ए आई, है ना, ए आई का मतलब क्या, को कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर या कोवेरिएंट वेक्टर, ठीक है, ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। और उसने क्या बोला, कोई भी एक जो वेक्टर आपका ए है वो आपके एक जियोडेसिक कर्व के समानांतर चल रहा है, और उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है, वो कितना है आपका, ए उसका मैग्नीट्यूड है। पैरेलल डिस्प्लेसमेंट अलोंग ए जियोडेसिक कर्व सी, और वो जियोडेसिक कर्व सी के पैरेलली वो क्या कर रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, मतलब मूवमेंट कर रहा है। क्लियर हुआ। अब अगर वो उसके पैरेलल अगर वो डिस्प्लेस हो रहा है और उसका मैग्नीट्यूड अगर कांस्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो कंडीशन हमने पहले पढ़ी है कि कोई भी वेक्टर उसका अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है अगर, तो उसका इंट्रिंसिक डेरिवेटिव क्या होता है, हमेशा 0 के इक्वल होता है। इंट्रिंसिक डेरिवेटिव क्या होगा, उसका कोवेरिएंट डेरिवेटिव और उस कर्व का डिफरेंशिएशन, उसका टेंजेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 के बराबर होगा। और वो दोनों के लिए अप्लाई होगा। मान लीजिए आप कॉन्ट्रावेरिएंट लेते हैं तो भी और कोवेरिएंट लेते हैं तो भी वो क्या होगा, सेमली अप्लाई होगा फॉर द ऑल द कर्व ऑन द सी। यानी कि जियोडेसिक की किसी भी कर्व पे आप अगर किसी भी कांस्टेंट वेक्टर का अगर आप क्या लेते हो, अगर आप उसका इंट्रिंसिक डेरिवेटिव करते हो, मतलब उसका पैरेलली उसे प्रूव करते हो, तो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। क्लियर हो गया आपको। सेकंड है, नाउ अगेन कंसीडर ए यूनिट टेंजेंट वेक्टर। अब हमने क्या किया कि इस जियोडेसिक के समानांतर यूनिट वेक्टर हमने क्या किया, पैरेलली हमने कंसीडर कर लिया हमने। हालांकि यूनिट जो टेंजेंट वेक्टर होता है वो इस प्रकार से शो किया जाता है,
हमने हमारी समझने के हिसाब से हमने इसको अलग कर लिया उसको पूरा, ठीक है। Now again consider a unit tangent vector along to the geodesic curve is C, यानी कि C कर्व के along हमने कोई भी एक tangent vector जो है unit tangent vector हमने कंसिडर कर लिया है। और आपको पता है कि अगर हमने यूनिट टेंजेंट वेक्टर अगर हमने पैरेलल कंसिडर किया है, हमने क्या किया, हमने पैरेलली हमने कंसिडर किया, जो हमने पहले प्रूव किया है कि टेंजेंट हमेशा क्या होता है, उसके पैरेलल होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो भी इस कंडीशन को फॉलो करेगा जो मैंने वहां मेंशन कर रखी है कि उसका भी इंटेंसिव डेरिवेटिव क्या होगा, वहां पे 0 होगा किसी भी पॉइंट सी के लिए। तो ये दोनों कंडीशन क्या इंडिकेट करती है, ये कंडीशन ये इंडिकेट करती है कि भैया अगर किसी भी जियोडेसिक कर्व के पैरेलल कोई भी कर्व आप लोगे आप अगर, तो वो हमेशा क्या होगा, इंटेंसिव डेरिवेटिव कंडीशन को फॉलो करेगा। लेकिन हमारी थ्योरम में क्या पूछा गया है, हमारी थ्योरम में ये कहा गया है कि भैया अगर उनमें कोई एंगल होगा, अगर मान लीजिए इनमें कोई अगर एंगल होगा अगर, तो वो एंगल क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। यानी कि इस कर्व के जियोडेसिक कर्व के अगर पैरेलल कोई कर्व चल रहा है तो उसको अगर उसमें जो एंगल होगा वो कितना होगा, वो कांस्टेंट एंगल होगा, मतलब उसका मोमेंट कांस्टेंट एंगल की तरह होगा। तो उसके लिए हमें प्रूव करना पड़ेगा कि मान लीजिए हमने एक टेंजेंट लिया जो इसके पैरेलल है, हमने ये वेक्टर लिया जो इसके पैरेलल है, इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो मैंने क्या किया कि ये एक यूनिट वेक्टर ले लिया और मैंने एक ले लिया ये वाला यूनिट वेक्टर ले लिया। इन दोनों यूनिट वेक्टर को जब मैंने लिया और इन दोनों के बीच में मैंने एंगल को फाइंड आउट किया, यानी कि एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। तो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर मान लीजिए एक थीटा आपका AI है और अलोंग टू कर्व C और मैकिंग एन एंगल थीटा, वो एंगल थीटा मैक कर रहा है, दोनों एंगल आपस में क्या हो रहे हैं, थीटा मैक कर रहे हैं। तो ये एक फॉर्मूला होता है टू फाइंड आउट द एंगल इन बिटवीन द टू वेक्टर। दो वेक्टर्स के बीच में अगर आपको एंगल फाइंड आउट करना होता है तो आप कुछ इस प्रकार फॉर्मूला लिखते हो, कोस थीटा, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द फर्स्ट वेक्टर एंड द सेकंड वेक्टर। फर्स्ट वेक्टर हमारा क्या है, TI है हमारा, है ना, और सेकंड वेक्टर क्या है हमारा, AI है हमारा, ठीक है। ये दोनों वेक्टर्स हैं, इन दोनों को मैंने डॉट प्रोडक्ट कर दिया और इन दोनों का मैग्नीट्यूड, अगर ये मैं इक्वेशन लिखता हूं तो वो क्या इंडिकेट करता है, मुझे इंडिकेट करता है एंगल इन बिटवीन द टू वेक्टर। तो इधर देखो कि TI आपका क्या है, TI इज हियर ए यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का हमेशा मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है आपका, ठीक है। तो मैंने यहाँ इसको 1 यूज कर लिया, ठीक है। और आपका जो A है आपका, इसका मैग्नीट्यूड क्या है आपका, इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है मैंने ऑलरेडी मेंशन किया था, उसका मैग्नीट्यूड होगा A होगा आपका, ठीक है। तो आपने इसका मैग्नीट्यूड A लिख दिया आपका, और इस दोनों कंडीशन को इसमें पुट कीजिए तो आपको ये कंडीशन मिलेगी, यानी कि एंगल आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, A cos थीटा मिलेगा, और ये दोनों वेक्टर मिलेंगे। अब बात क्या आती है कि भैया ये दोनों बीच में एंगल बन गया, मान लीजिए एंगल फाइंड आउट कर लिया। अब एंगल का मीनिंग कब निकलेगा, जब वो दोनों मूव करेंगे, यानी कि हम लोग ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि दोनों कर्व जो है उनके बीच में कोई एंगल है और दोनों मूव करेंगे अगर, तो उनमें क्या होगा, जब वो मूव करेंगे, मान लीजिए कोई भी जैसे दो एंगल, ये एंगल है, ठीक है, अगर वो मूव करेंगे तो क्या होगा, उनके बीच में जो गैप है वो लगातार बढ़ता जाएगा। एंगल में चेंजमेंट नहीं होगा लेकिन गैप में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। तो वो खबर कैसे पता लगाते हैं कि कर्व को मूव कराओ, और मूव कराने का मतलब क्या होता है, चेंज इन कर्व, यानी जब उस कर्व में टाइम के रेस्पेक्ट में या किसी कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट हम उसमें चेंज क्रिएट करेंगे तो हमें एंगल का मीनिंग पता लगता है। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसका कोवेरिएंट डेरिवेटिव कर देता हूं। क्यों, क्योंकि मुझे पैरेललिज्म वाली कंडीशन प्रूव करने के लिए कौन सा डेरिवेटिव करना होता है, इंट्रिंसिक डेरिवेटिव करना होता है, और उसमें कौन सा डिफरेंशिएशन होता है, कोवेरिएंट डेरिवेशन होता है आपका, ठीक है। तो इसका मैं आपका डिफरेंशिएशन कर देता हूं विथ रेस्पेक्ट टू s, और ये हो जाएगा आपका cos थीटा। इसको आप क्या लिख सकते हो, डिफरेंशिएशन ऑफ डेल्टा s विथ रेस्पेक्ट टू आपका TI और आपका AI। और यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन होता है असल में वो क्या होता है, कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन होता है, यानी कि TI डॉट AI आपका डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू J एंड डेल्टा x J अपॉन डेल्टा s, ये हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, इंट्रिंसिक डेरिवेटिव वाला फॉर्मेट खुल जाएगा। अब देखो इसको हमें सॉल्व करना है, ये इक्वेशन इसके बराबर है, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे, देखो यहाँ पर डिफरेंशिएशन है तो 1 by 1 होगा, डॉट प्रोडक्ट है तो 1 by 1 होगा। तो मान लीजिए फर्स्ट में ले लेता हूं आपका TI डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू J डॉट A, आपका जो I है वो रहेगा
और डेल्टा एक्स जे अपॉन डेल्टा एक्स आपका, प्लस आपका अगली बार आपका ये हूबहू रहेगा आपका, और ये आपका जो टेंजेंट वेक्टर है इसका डेरिवेटिव हो जाएगा ना, और डेल्टा एक्स की सॉरी है ना जी होगा ना अपॉन डेल्टा एक्स हो गया आपका। ठीक है, अब आपको गेट होना चाहिए कि आपका ये जो डेरिवेटिव है ना और ये जो डेरिवेटिव है, इन दोनों को आप नोटिस करो। देखो इस चीज को नोटिस करो आप, है ना, ये दिख रहा है आपको कि इसका भी डेरिवेटिव क्या होगा, इक्वल टू जीरो, और इसका भी क्या होगा, इक्वल टू जीरो। ये दोनों कंडीशन नंबर 1 एंड नंबर 2 दोनों कंडीशन मैंने लगा रखी है ऑलरेडी। ये दोनों जीरो हो जाएंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि डिफरेंशिएशन ऑफ आपका ए कोस थीटा इज इक्वल टू जीरो। ये आपका जीरो इक्वल टू हो गया। इसे आप क्या लिख सकते हो, इसे आप लिख सकते हो आप कि ए और आपका माइनस आपका साइन थीटा, सॉरी ना प्लस आपका साइन थीटा होगा ना, साइन थीटा, और ये आपका साइन थीटा इक्वल टू जीरो। ये आपकी कंडीशन बनेगी। मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, माइनस पे आएगा तो उधर चला जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन आपको क्या इंडिकेट करती है कि आपकी टू पॉसिबिलिटीज है, सॉरी इसमें एक डिफरेंशिएशन में एक टर्म और आएगा ना, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एस। ठीक है, क्योंकि ये एस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन ना, पहले ये कांस्टेंट हो गया, कोस थीटा का आपने साइन थीटा कर दिया और थीटा का आपने डेल्टा थीटा को डेल्टा एस कर दिया। अब वी हैव थ्री पॉसिबिलिटी, आइदर ए इक्वल टू जीरो, आइदर आपका थीटा इक्वल टू जीरो, या आपका डेल्टा थीटा इक्वल टू आपका डेल्टा एस आपका इक्वल टू जीरो। ये आपका साइन थीटा मानेगा। ठीक है, ठीक है, ये तीन कंडीशन आपके सामने आ गई कि भैया इसको आपको जीरो प्रूव करना है अगर, तो आप यू हैव थ्री कंडीशन। कंफ्यूजन होता है इधर, आप इसको कोष्टक में लिखना है। ठीक है, तो a इक्वल टू जीरो, वो कभी जीरो होगा नहीं क्योंकि मैग्नीट्यूड एक निश्चित न्यूमेरिकल नंबर होता है, तो a इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, a इज नॉट इक्वल टू जीरो। सेकंड इज द साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हो, थीटा हैव ए वैल्यू ऑफ टू पॉसिबिलिटी, इट हैव ए जीरो या पाई। तो यानी कि या तो एंगल दोनों में क्या होगा, या तो एंगल दोनों में क्या होगा, 0 डिग्री होगा, या एंगल दोनों में क्या होगा, पाई डिग्री होगा। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन क्या है आपका, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एस इज इक्वल टू जीरो। आपको पता है कि किसी भी क्वांटिटी का अगर डिफरेंशिएशन अगर जीरो है, अगर इसका मतलब वो क्वांटिटी क्या है आपकी, कांस्टेंट है आपकी, यानी कि यहाँ इंडिकेट क्या करता है कि आपका थीटा इज इक्वल टू आपका कांस्टेंट। और यही चीज आपको यहाँ पर पूछी गई है कि जो एट कांस्टेंट एंगल, ये मैं क्यों कह रहा हूं, मैंने सेकंड कंडीशन को क्यों जस्टिफाई नहीं किया मैंने, क्योंकि आप बोलोगे कि आप यहाँ पे एंगल जीरो भी तो होगा। अगर मैं एंगल जीरो करता हूं अगर, तो क्या होगा, दोनों ओवरलैप कर जाएंगे, है ना। अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल अगर जीरो, इसका मतलब दोनों क्या करते हैं, ओवरलैप कर गए। और जब वो दोनों ओवरलैप कर जाएंगे तो सेपरेट वेक्टर्स वहां पे शो नहीं होंगे, इसलिए ये कंडीशन भी क्या हो जाएगी हमारी, फॉल्स हो जाएगी। लास्ट कंडीशन हमारी क्या होगी कि डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एस जो क्या होगी, जीरो, यानी कि थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट। इट इज ए रियल कंडीशन जो हमारी इस थ्योरम की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। तो आज के इस लेक्चर में हमने दो थ्योरम्स के बारे में डिस्कशन किया। आप इसको घर पे वर्कआउट कीजिए। थैंक यू।